कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्यों चूज किया? और उस टाइम रैगिंग काफ़ी कॉमन हुआ करती थी। ओके, कई बार वो डिमोटिवेट हो जाता है, उसका मन करता है कि नहीं मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या फिर छोड़ देता हूँ, तो कैसे डील किया? मन में एक विश्वास ये था कि मेरे से पहले हजारों डॉक्टर बन के गए। कहते हैं कि द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टू टेक अ रिस्क। तो आफ्टर एमबीबीएस आपने यूरोलॉजी ही क्यों चूज किया? यूरोलॉजी में Urology. ऐसा क्या रीजन था कि आपने एक छोटा सा बीज बोया मानव हॉस्पिटल का और स्काई इज द लिमिट वाली वर्ड पे जाना है तो मुझे अपना सेटअप लेना पड़ेगा। पेशेंट खुद 4 ट्यूब्स के साथ आया था। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस जिसने आपको झंझोर के रख दिया हो? उस पेशेंट का ये जवाब था कि डॉक्टर साहब अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब बात की जाए किडनी स्टोन की, राजस्थान में सबसे ज्यादा केस आते हैं, जनरली इसका स्पेसिफिक रीजन और भी रीजंस रहते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं है। क्या गलतियां हैं पेशेंट को जो नहीं करनी चाहिए? मेरी आईवीएफ डॉक्टर से हमने बात की तो जो मेल इनफर्टिलिटी है वो मेल रेडिएशन एक्सपोजर हो गया है, नेट का है, मोबाइल का है, टीवी है। तो मानव हॉस्पिटल ने ऐसे कौन से नवाचार किए जो लोगों के लिए काफी इम्पैक्टफुल है? जरूरी नहीं कि आप हमेशा डिसीजन सही लो, है ना। जरूरी ये है कि जो डिसीजन आप लो उसको सही करने के लिए दिलो जान से लग जाओ। क्या बात है सर। तो आज हमारे खास मेहमान है डॉक्टर संदीप पूनिया सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी। सबसे पहले शुरुआती आपके बचपन से जानना चाहेंगे, बचपन कैसा रहा आपका? बचपन अच्छा था सर, बहुत ही बढ़िया। मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ। आर्मी बैकग्राउंड है कम्प्लीटली, तो काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहा है। मेरे फादर, मेरे दादाजी, मेरे मामा, जीजा जी सब आर्मी में। ओके। तो घर का माहौल काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहा। ओके, तो एज अ डिफेंस बैकग्राउंड और नॉर्मल बैकग्राउंड में क्या डिफरेंस रहता है? लाइक क्या-क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको इंस्पायर करती है? हमेशा रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है कि चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रूप से हम लोग देखते हैं कि ये पढ़ने का टाइम है, ये उठने का टाइम है। तो बचपन से आपकी रेयरिंग बहुत कंट्रोल्ड मैनर में रहती है कि ये नहीं कि कभी भी उठो, कभी भी पढ़ो, ऐसा नहीं है। तो घर में बहुत एक अच्छा डिसिप्लिन रहता है, तो वो हमेशा बाद में की लाइफ में आपको हमेशा हेल्प करता है। ओके। तो बचपन में ऐसा कोई वाक्यांश या फिर ऐसा कोई किस्सा जो आपको याद है या फिर आपका उस सिचुएशन की वजह से आज भी लाइफ में वो इम्पैक्ट डालता है? हाँ, डेफ़िनेटली मैं बताना चाहूँगा कि 4th या 5th क्लास में, क्योंकि हमारा पूरा आर्मी बैकग्राउंड था, जी। तो घर वाले भी चाह रहे थे कि मैं भी आर्मी में जाऊँ। ओके। और फादर उस टाइम आर्मी में सर्विस करते थे। मेरा सिलेक्शन हुआ सैनिक स्कूल के लिए। ओके। तो सैनिक स्कूल बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब डिसिप्लिन्ड स्कूल है। जी। तो मेरा मेडिकल था दिल्ली बेस हॉस्पिटल में। ओके। तो वहाँ मुझे डायग्नोज़ हुआ कि मैं स्पाइना बाइफिडा है मुझे, ओके। एक कंजेनाइटल बहुत हल्की एनोमली है, लेकिन उस टाइम मेरे को अनफिट कर दिया था। ओके। अनफिट किया, वो उस टाइम बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि हमारे झुंझुनू में लगभग लोग मेडिकल में नहीं जाते, जी। मेनली आर्मी बैकग्राउंड रहता है। जी। तो मेरे फादर आए, उस डॉक्टर से मिले और वो मेरे लिए बहुत ही ट्रांजिशन रहा। ओके। उन डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ये कभी भी हैवी पैरामेडिकल फोर्सेस में नहीं जा पाएगा आपका बच्चा, है ना? हैवी वेट लिफ्टिंग, हैवी एक्सरसाइज़ेज़ ये नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, इंटेलिजेंट है तो आप इसको डॉक्टर बनाइए। तो डॉक्टर की लाइफ़ इतनी हैवी नहीं रहती है। और उस दिन जब मैं शायद 9 साल का था, जी। तभी इस चीज़ की नींव पड़ी कि मुझे डॉक्टर बनना है। क्या बात है। एक कहीं न कहीं मैसेज सेम था, आपके पेरेंट्स ने नेशन को सर्व किया और कहीं न कहीं आप एज़ अ मेडिकल फील्ड में जाके ही नेशन को सर्व कर रहे हैं। आफ्टर स्कूलिंग जैसे आपने स्टार्ट किया, स्कूल के बाद में कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्यों चूज़ किया? मेनली हम लोगों का जो कॉलेज होता है वो मेडिकल में सिलेक्शन के बाद होता है, ओके। क्योंकि 12th के बाद हम नीट एग्ज़ाम देते हैं। जी। कोटा से मैं फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट हो गया था और बीकानेर मेडिकल कॉलेज में हम गए थे। ओके। और उस टाइम रैगिंग काफ़ी कॉमन हुआ करती थी। ओके। तो मैं 7 से 8 दिन तो कॉलेज ही नहीं जा पाया क्या बात है। कि हाँ, घर से निकलते थे तो सीनियर्स रास्ते से पिक कर लेते। बट वो बहुत अच्छा पीरियड था, मतलब रैगिंग का बुरा रूप नहीं था। उस टाइम हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट कैसे करी जाती है। वो एक अलग दौर था, उसको धीमे-धीमे से मोल्ड कर दिया रैगिंग ने। जी। हमें बहुत अच्छे से डिसिप्लिन सिखाते थे और बहुत अच्छे से जो भी रैगिंग्स लेने के बाद में हमें प्रॉपर खाना खिलाते थे। जी। और कभी भी हम लोग रैगिंग देने के बाद हमें ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि हमारे साथ कुछ ज़्यादती हुई क्या बात है। है ना? तो कहीं न आज कहीं वो सीनियर्स हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं। जी। वही सीनियर जिनके साथ जिन्होंने बहुत ज़्यादा रैगिंग ली, उनको भी रियलाइज़ होता था कि हमने इसको फिज़िकली थोड़ा-सा ज़्यादा किया है। तो एग्ज़ाम टाइम में आपको आते थे, आपको सब कुछ गाइड करते थे, आपको नोट्स भी देते थे।
तो वो कहीं न कहीं परंपरा चली गई और गवर्नमेंट को बीच में फिर रैगिंग्स बंद करनी पड़ी। तो बट इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। सही है। ये कॉलेज की बात करें तो जब मेडिकल फील्ड में कोई स्टूडेंट जॉइन करता है और कॉलेज की लाइफ जो होती है कहीं न कहीं मेडिकल वालों के लिए थोड़ी-सी स्ट्रिक्टली होती है। कई बार वो डिमोटिवेट हो जाता है, उसका मन करता है कि नहीं मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या फिर छोड़ देता हूँ। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हुई? अगर हुई तो कैसे डील किया? नहीं, डेफ़िनेटली हुई। आज भी मतलब मुझे नहीं पता पॉडकास्ट कब होगा, जी, लेकिन आज भी एक एसएमएस के किसी बच्चे ने सुसाइड किया है। तो ये बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है, क्योंकि धीमे-धीमे से ये जो रैगिंग के एपिसोड्स जो होते थे ना, वो हमें कहीं पे यूनाइट करते थे। ए यूजुअली क्या होता है कि जब भी जो इंटेलिजेंट बच्चे जो जाते हैं, वो हमेशा अपने क्षेत्र में हाईएस्ट होते हैं। जैसे मैं 10th क्लास में मतलब पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में टॉपर था। क्या बात! मैं 12th क्लास में मैं बगड़ में टॉपर था। कलेक्टर ने मुझे वो अवार्ड्स वगैरह दिए थे। जी, तो आप बहुत है ना पैम्पर्ड चाइल्ड महसूस करते हो। और जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो, तो वो सब पैम्पर्ड चाइल्ड जब एक जगह होते हैं, तो थोड़ी-सी एडversity और सेटबैक जब आते हैं, तो वहाँ वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ओके, तो वहाँ पर हम लोगों को बहुत यूनाइटेड रहना पड़ता है। मेरा आर्मी बैकग्राउंड था, कभी किसी ने ये नहीं बताया कि क्या मतलब एमबीबीएस भी कितने साल की होती है, ओके। मुझे ये भी नहीं आइडिया था। जी, लोग कहते थे 18 घंटे पढ़ना होता है, 20 घंटे पढ़ना होता है, बस मन में एक विश्वास ये था कि मेरे से पहले हज़ारों डॉक्टर बन के गए हैं। मेरे जैसे ही लोग डॉक्टर बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे, तो डेफ़िनेटली सर्वाइवल तो है। जी, और मेरे ख़्याल से आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही एक मैसेज है कि कोई आपको कहे कि आईएएस बनना मुश्किल है, आईपीएस बनना मुश्किल है, जज बनना मुश्किल है, आप यही सोचो कि आपसे पहले भी यही एक सेटअप प्रोटोकॉल था, आज भी यही है। बहुत से हज़ारों बच्चे बन रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे, तो दिस इज़ डेफ़िनेटली अ पॉसिबल फिनोमेना। क्या बात है! तो ये ट्रस्ट रखो कि हम भी कर पाएँगे, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, सेल्फ मोटिवेट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि हर लाइफ में इंसान का एक गाइड हो सकता है, गाइड करने वाला मेंटर हो सकता है, गुरु हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में स्कूलिंग एंड कॉलेज के दौरान ऐसा कोई गुरु या मेंटर है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए या फिर सही डायरेक्शन मिला? देखिए, ज़्यादातर तो आपको बहुत लॉन्ग जो टारगेट्स मैंने कभी लाइफ़ में बनाए नहीं, जी, है ना? मैं हमेशा लाइफ़ में शॉर्ट टारगेट्स बनाता हूँ क्योंकि है ना स्ट्रैटेजी आपकी चेंज होती रहती है। तो मैं हमेशा इमीडिएट सीनियर्स या इमीडिएट 2 साल, 1 साल या कलीग से ही मैं अपने आप को इंस्पायर महसूस करता था कि मेरे जो जैसे मैं सेकंड क्लास जैसे मैं कोई भी क्लास में सेकंड आऊँ, तो मैं अपना ना जो फर्स्ट आता था उससे बहुत इंस्पायर होता था। मैं कभी जेलस फील नहीं हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि वो क्या बेहतर करता है, वो हमेशा मेरा दोस्त ही होता था। मैं उससे हमेशा इंस्पायर होता था कि कैसे और पढ़ा जाए और आज भी मेरी ये स्ट्रैटेजी है। मैं मतलब मेरा 15-17 साल का मेडिकल कैरियर हो गया जी। कि जो भी डॉक्टर मुझसे बेहतर सर्जरी करता है, मैं उसके हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता हूँ कि मैं उससे लर्न करने की कोशिश करता हूँ कि हम समाज को और क्या बेहतर देंगे। तो आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो, वो बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन ये भी आपको एडमिट करना चाहिए कि आपसे बेहतर लाइफ में और भी बहुत लोग हैं और यू शुड कीप इम्प्रोवाइजिंग योरसेल्फ इन डे टू डे लाइफ। सर यही सारी चीज़ें आपको लोगों से अलग बनाती है क्योंकि हर एक एज ग्रुप के बाद में एक लोगों का माइंडसेट होता है कि अब हम सीखना नहीं, अब हमें बहुत कुछ आता है या फिर अभी हम इतने अनुभवी हो चुके हैं कि हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये लेसन या फिर ये थॉट आपको और आगे लेके जाता है, उन लोगों से आगे लेके जाता है। या बात की जाए करियर चूज़ करने की तो आफ्टर एमबीबीएस आपने यूरोलॉजी ही क्यों चूज़ किया? सर यूरोलॉजी में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है ओके, कि यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी के अंदर आपको ना बच्चे भी काफ़ी परेशान मिलेंगे कि कंजेनाइटल एनोमलीज़ होती हैं। तो बच्चों की सर्जरी के लिए माँ-बाप को प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। मैंने खुद भी ये चीज़ महसूस करी, मैंने खुद मेरा बच्चा ऑपरेट किया। ओके। है ना? तो बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को मतलब माँ-बाप को ये प्रिपेयर होने के लिए। सेकंड चीज़ मैंने देखा कि फीमेल जैसे काफ़ी यूरोलॉजिकल केसेज़ से डील करती है, मैं यूरो गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ। ओके, तो राजस्थान में बहुत ही पायनियर मैंने स्टार्टिंग करी थी कि बहुत से ऐसे केसेज़ थे, जो यूजुअली यूरो गायनेकोलॉजिस्ट रेफ़र करते थे या होते ही नहीं थे या पेशेंट कई सालों से परेशान होते थे। तो इस चीज़ का भी मैंने लैकुना महसूस किया। जी, ओल्ड एज पेशेंट यूजुअली प्रोस्टेट के जो स्टोन के ये काफ़ी सफ़र करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में मतलब इतने ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो कहीं न कहीं मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत एक बड़ा लैकुना है यहाँ पे, जी, कि जहाँ मैं अपने आप को फिट कर सकता हूँ और जहाँ मैं एक मतलब एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स ले सकता हूँ। और ये चीज़ मैंने फील्ड में आके करी भी, कि पीडियाट्रिक यूरोलॉजी जो राजस्थान में बहुत ही कम होती थी, जी, अब बहुत ही रैम्पेंट होने लग गई है। जब मैंने बुक्स में पढ़ा कि 3 महीने के बच्चे की लेप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी लोवेस्ट है, उस टाइम मैंने 1 महीने के बच्चे की भी करके देखी, क्या बात है। कि करके तो देखें क्योंकि क्या डिफ़िकल्टी आती है, जब तक हम उस चीज़ में आएँगे नहीं तब तक फेस कैसे करेंगे?
अब एक किस्सा भी शायद आपने शेयर किया था, हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे। कहीं मेडिकल ग्रुप में आपने कुछ केस स्टडी शेयर की थी, एक नई रिसेंटली केस था और उसमें सीनियर ने आपको बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ। जब आपने उनको वापस करेक्ट किया कि सर, तो वो क्या चीज़ थी सर, बताना चाहेंगे तो? ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, वो हर सर्जन की लाइफ में होंगे। जी, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी सर्जरी में आपको जी। बहुत से यंग सर्जन्स बोलते हुए मिलेंगे कि फलाने डॉक्टर ने मना कर दिया, मैंने कर दिया। हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, हर कोई किसी का इनोवेशंस होता है। जैसे-जैसे डॉक्टर सीनियर होते जाते हैं, डिफेंसिव होते चले जाते हैं। जितने यंग लोग होते हैं, थोड़े एग्रेसिव होते हैं। तो मेरी लाइफ में कई ऐसे केसेस हैं। लेकिन धीमे-धीमे से क्या होता है कि जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। कुछ लोग अपनी लाइफ़ को स्टैटिक रखते हैं कि बस यही एक गाइडलाइन है जी, और मेनली ज जैस द देखा गया है कि मेडिकल कॉलेजेस में एक सेट प्रोटोकॉल में सर्जरीज़ होती हैं, जी। क्योंकि वहाँ एक प्रोटोकॉल्स बन चुके होते हैं। सीनियर्स डायरेक्टली कम इन्वॉल्व होते हैं, वो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है। हायरार्की मेंटेन। हायरार्की मेंटेन है। आज भी मेरे इंस्टीट्यूट से जो पास आउट बंदा है, वो मुझे पता है कि वो अगर 1.5 साल की ट्रेनिंग पे है, तो वो क्या कर रहा होगा। जी, पिछले 15 साल से वो प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे सेट प्रोटोकॉल्स नहीं होते। वो डिपेंड करता है कि आपकी एफिशिएंसी पे, आपके इंस्टीट्यूशन पे, उसका आपका बैकग्राउंड के ऊपर, आपके रिसोर्सेज़ के ऊपर, तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो सर ऐसे क्रिटिकल केस में आपके लिए चैलेंजिंग नहीं रहते कि क्योंकि रिस्क फैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा है, ऐसा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं रहा है उन चीज़ों में, तो ऐसे कैसे डील करते हैं उन चीज़ों को? देखिए, दोनों तरह के लोग मिलेंगे आपको लाइफ में कि आपको किसी भी एग्रेसिव आप देखेंगे, ज़रूरी नहीं मेडिकल फील्ड में, आप चाहे पॉलिटिक्स में देखिए, चाहे आप बिज़नेस में देखिए, कहते हैं कि द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टू टेक अ रिस्क, क्या बात है है सर! ना? बहुत गहरी कि लाइन है। सबसे बड़ी रिस्क ये रहती है कि तो आपको अगर मार्केट में एस्टेब्लिश करना है या आपको अपने आप को ग्रो करना जी, है ना? कि जो डिफरेंस आपको देखना है वो अपने से देखिए, औरों से मत देखिए कि कल तक पिछले साल तक आप क्या कर रहे थे और आज आप क्या कर रहे हो। अगर आप स्टैग्नेंट हो तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे हो सकता है कि फाइनेंशियली ग्रो कर रखे हो सकता है गाड़ियाँ चेंज हो रखी, पर वो ग्रोथ नहीं है। सही है। मतलब बिज़नेस में या कुछ भी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ आपको अपने से ही कंपेयर करनी है। क्या बात है! तो मैं हर साल अपने आप को देखता रहता हूँ कि मैंने पिछले साल ये केसेस करे तो इस साल मुझे और बेहतर करना है, जी, फिर मुझे और बेहतर करना है। तो बहुत बार हम एकेडमिक बुक्स में जो रटी-रटाई लाइनें जो लिखी रहती है उनसे हम बियॉन्ड जाके देखते हैं। जी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ती है। तो बहुत बार रिस्क लेने से पहले आप उसकी प्रिपरेशन करो पूरा। ओके। है ना? ये नहीं कि आपने क्योंकि वो रिस्क हमारी नहीं है, वो एक पेशेंट की रिस्क कि है। लाइफ़ के साथ है। हाँ, तो आप उतना लाइट शेड में नहीं कर सकते। तो अगर मैं कोई भी नई सर्जरी करता हूँ, तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि 10-15 दिन बाद आना। ओके, मैं 10-15 दिन अपने सारे सीनियर से डिस्कस करता हूँ, पूरा लिटरेचर देखता हूँ, ऐसे केसेस हुए हैं, नहीं हुए हैं, फिर वो कैसे हो सकते हैं, वो अगर हुए तो क्या कॉम्प्लिकेशन थी, क्या इंट्रा ऑपरेटिव मिला, तो बहुत तैयारी के बाद मैं ये चीज़ें करता हूँ। क्या बात है सर जी! शायद ये होमवर्क लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये सारी इनसाइट्स वो चीज़ें रिसर्च करने के बाद अपन ऑपरेट करते हैं। वेरी नाइस सर। आफ्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद में अलग-अलग हॉस्पिटल्स में आपने काम किया। लेकिन ऐसा क्या रीज़न था कि आपने एक छोटा-सा बीज बोया मानव हॉस्पिटल का और जो आज वट वृक्ष बन चुका है, बहुत हज़ारों पेशेंट की हेल्प कर रहा है, तो ऐसा क्या रीज़न था? देखिए, मैंने 2 हॉस्पिटल में मेनली काम किया है। जी, दोनों ही बहुत ही प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल हैं जयपुर के। जी, एक सीकेएस हॉस्पिटल, वहाँ मैंने 4 साल एज़ एचओडी काम किया। ओके, देन इटर्नल हॉस्पिटल जो नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम हॉस्पिटल है। लेकिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि कॉर्पोरेट की ज़िम्मेदारी होती है पूरी ब्रांचेज़ को एक साथ ग्रो करने की। ओके, कहीं न कहीं जो हॉस्पिटल का ओनर होता है उसकी प्राइम ब्रांच ज़्यादा फ़ोकस्ड में रहती है और इसमें कोई बुरा भी नहीं है, ये हमेशा होता है। जी, तो धीमे-धीमे मुझे ये नोटिस हुआ कि यूरोलॉजी को जिस लेवल पे मुझे लेके जाना है, जितना डिटेल मुझे आर्मामेंटेरियम बनाना है, उतना डिटेल मुझे नहीं लगता था क्योंकि लैक ऑफ स्पेस, लैक ऑफ लैकुना ये सब ची मतलब दिक्कतें आती थी जी, कि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता था, उतनी जगह नहीं मिल पाती थी, उतना एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं होता था, उतनी स्ट्रैटेजी नहीं होती थी, जी, उतनी मार्केटिंग नहीं होती थी। तो ये सब मुझे लगा कि अगर मुझे स्काई इज़ द लिमिट वाली वर्ड पे जाना है, तो मुझे अपना सेटअप लेना पड़ेगा ताकि मैं लोगों को एक सिंगल छत के नीचे मतलब कंप्लीट यूरोलॉजी आर्मामेंटेरियम प्रोवाइड कर सकूँ और उसमें मैं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। क्या बात है। जब आपने ये फैसला किया कि मैं वहाँ से क्विट करूँगा, मैं अपना एक सेटअप स्टार्ट करूँगा, तो कहीं न कहीं आप डॉक्टर थे, ना एक बिज़नेसमैन थे, ना आपके पास इन्वेस्टर थे, चैलेंज बहुत सारे थे, डीमोटिवेशन के लिए भी बहुत लोग थे कि आप तो एज़ अ डॉक्टर हैं, आप ये स्टार्टअप कर रहे हैं, पूरी चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। बट आपने उन चीज़ों को कैसे डील किया? देखिए, सबसे बड़ी भरोसा एक चीज़ होती है कि मैं हमेशा नेगेटिव एनर्जी से दूर रहता हूँ। ओके,
है ना? कि आज भी मेरे को कोई अगर 10 कोई भी पेशेंट बोल के जाता है ये चीज़ें, ये चीज़ें, ये चीज़ें, तो मैं उस नग जैसे आपने कई एग्ज़ाम्पल देखा होगा कि एक मैंने फ़ोटो देखी थी कि लोग आप पे पत्थर फेंक रहे हैं जी, और आप उन सब पत्थरों को इकट्ठा करके एक दीवार बना लेते हो। क्या बात है! है ना? तो यही हैबिट मेरी रही है कि जिन्होंने आपको नेगेटिव भी दिया तो मैंने उसको ना पॉजिटिव वे में लिया कि वो मुझे अलार्म कर रहे हैं ओके, कि दीज़ कैन बी ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ। उन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा। जो मेरे वेल विशर्स थे उन्होंने मुझे प्रमोट किया, उन्होंने मुझे मेरी काबिलियत बताई और बड़ी अच्छी बात थी कि लगभग मैं 8-10 साल से जयपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी, और लगभग मेरे फेलो कलीग्स ने कहा कि यू विल डू डेफिनिटली अ गुड जॉब वन्स यू विल स्टार्ट योर ओन सेटअप। क्या बात है! तो मुझे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी वाइब्स मेरे को मेरे दोस्तों से कभी मिली नहीं सही और बात है। आज भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तब भी मुझे सपोर्ट मतलब करते हैं। बैकबोन इतना स्ट्रॉन्ग हो तो सारे चैलेंजेस हाँ, सॉर्ट हो जाते हैं। इनिशियली लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप मेडिकल में ये करो, वो करो, बट आपने सिर्फ यूरोलॉजी का सेंटर क्यों चूज़ किया? क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आप मल्टीपल डॉक्टर्स को बिठा सकते थे, अलग-अलग डिपार्टमेंट सेटअप कर सकते थे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो रीज़न क्या था कि सिर्फ यूरोलॉजी में ही अपने को सेंटर स्टार्ट करना है? यही क्योंकि जो मैंने क्विट किया वो इसी पर्पज़ से किया था कि मुझे यूरोलॉजी का कोई एडवांस सेटअप बनाना है। जी, देखिए जब भी आप चीज़ों को मिसलेनियस बनाओगे तो हर जगह को आपको स्पेस देनी होगी। ओके, जैसे मैं बच्चे काफ़ी ऑपरेट करता हूँ, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा गायनेकोलॉजिस्ट पे स्टार्ट करो। तो अगर मुझे गायनी सेटअप भी स्टार्ट करना है तो मुझे एक लेबर रूम भी देना पड़ेगा, बच्चों के एनआईसीयू, पीआईसीयू सब मैनेज करने पड़े। जी, तो वो चीज़ें वैसे ही न्यूट्रलाइज़ हो जाएँगी जो जयपुर में बाकी जगह है। सही है। तो फिर अंतर क्या रहा? अभी सोचिए पूरे 50 बेड का है ये सिर्फ़ यूरोलॉजी हॉस्पिटल है। जी, तो डेफ़िनेटली इसमें वो सब फैसिलिटीज़ मैं मतलब एडजस्ट कर पा रहा हूँ जो आपको एक 200 बेड के हॉस्पिटल में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब 200 बेड का कोई हॉस्पिटल होता है तो वहाँ लगभग 25 डिपार्टमेंट होते हैं। वहाँ आपको यूरोफ्लोमेट्री का एक रूम मिलता है, बहुत एडवांस इन्वेस्टिगेशंस के लिए नहीं मिलते हैं, बहुत सारी मशीनरी नहीं लगा पाते, बहुत जगह आपका स्पेस कंस्ट्रेंट रहता है। तो वही चीज़ फिर मेरे यहाँ हो जाएगी तो फिर अंतर नहीं रहा। तो अभी ठीक है, रेवेन्यू में आपको फ़ायदा मिलेगा, जी, लेकिन रेवेन्यू सेकेंडरी चीज़ होती है। अपना जिस मोटो के साथ मैंने हॉस्पिटल शुरू किया, मैं उसी के साथ स्टक हूँ कि मुझे यूरोलॉजी का सेटअप एस्टेब्लिश करना और इसी को ग्रो करना। क्या बात है! जब रेवेन्यू की बात की जाए तो बहुत सारे पेशेंट का हमने रिव्यूज़ भी देखा, जहाँ हर एक जगह मानव हॉस्पिटल में एक चीज़ आई, अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं। तो सर इसका क्या मोटो था और क्या रीज़न था? देखिए, यही मेरे फ़ादर आर्मी में हैं। जी, अभी भी वो मेरे को फ़ोर्स करते हैं कि जो रईस लोग हैं, वो तो पहले से ही कॉर्पोरेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, जैसे लेज़र मेरे यहाँ, तो जयपुर में लेज़र 7 या 8 ही जगह पर है। ओके, तो जो 1.5 या 2 लाख रुपए अफ़ोर्ड कर रहे हैं, तो वो तो बड़ी जगह करवा ही लेते हैं। जी, प्रॉब्लम तो उनको आती है ना कि जो वास्तव में इंडिकेटेड हैं और वो एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं कि सपोज़ करिए कि हम घर में खाने को किसको बुलाते हैं? जी, जो ऑलरेडी भरपेट हैं। सही बात है। हमने उनको तो कभी बुलाया नहीं कि जो भूखे हैं और खाने की ज़रूरत तो उनको है कि जो भूखे पेट हैं। तो असली दुआएँ तो तब मिलती हैं जब इंडिकेटेड प्रोसीजर और आप उनकी रेंज में आके करते हो। जी, तो मैंने शुरू से मैंने लोगो में भी ये लिखा वेयर ह्यूमैनिटी इज़ अटमोस्ट। क्या बात है सर! यही मैंने रखा कि जो भी इंडिकेटेड मेरे यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट डिस्चार्ज होने पे पूछता है कि डॉक्टर साहब पैसे कितने देने हैं? क्या बात है! मैं शुरू में फाइनेंसेस डिस्कस ही नहीं करता। मैं कहता हूँ मैं मार्केट रेट बता दूँगा, जितना देना दे के चले जाना। क्योंकि मेरी वाइफ एनेस्थीसिया में है, मैं खुद सर्जन हूँ, मेरी कोई रेंटेड बिल्डिंग नहीं है। जी, तो मेरे बहुत बेसिक खर्चे हैं और मैं वो मेरा हमेशा मेजर मकसद ये रहता है कि मैं बेस्ट सर्विसेज़ प्रोवाइड करूँ। जी, मार्केट में जहाँ पर भी दिक्कतें आती हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो आते हैं कि जो सर्विस आप दे रहे हो, वो एट पार नहीं है, जितनी आप फाइनेंसेस ले रहे हो। ओके, कहीं पे भी ये दिक्कत नहीं आती कि आप इतने चार्ज क्यों कर रहे हो? आप अगर हायर चार्ज कर रहे हो, तो आप हायर फैसिलिटीज़ दो। आप अगर कम चार्ज कर रहे हो, तो कम फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट करो। तो हमारा मेजर मकसद ये रहता है कि हम फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी दें, बिल्कुल कॉर्पोरेट के लायक। बाद में कभी पेशेंट बोलता है कि ठीक है सर, मैं गरीब हूँ, मैं फाइनेंशियली अफोर्डेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से जयपुर में ही हूँ, मेरा बहुत बड़ा सर्कल है। तो लगभग लोग जो जितने भी पेशेंट यहाँ ऑपरेट होते हैं, जैसे आज भी आपको पता होगा मैंने जो ऑपरेट किया वो एनेस्थीसिया का डॉक्टर ओके, है ना? उसके पास खूब सारे ऑप्शंस हैं, वो कहीं पे भी ऑपरेट करा सकता है। ट्रू, लेकिन उसने कहा जैसे ही मुझे डिज़ीज़ डायग्नोज़ हुई, मेरे दिमाग में एक ही सेटअप है कि मुझे मानव पे करवाना है। क्या बात है सर! तो ये जो ट्रस्ट है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी वर्थ है। ट्रस्ट की बात की जाए तो रिसेंटली हमने एक टेस्टिमोनियल देखा था जो किसी दूसरे स्टेट से आई थिंक यूपी या हाँ, आगरा से जी, आगरा से और पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, उन्होंने 1-2 जगह ऑपरेट भी किया। 4 टाइम्स ऑपरेटेड था। आफ्टर दैट यहाँ पे आया और वो सक्सेसफुली ऑपरेट हुआ और जब उनके चेहरे पे जो स्माइल थी ना, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि डॉक्टर साहब ने हमें पूरा गाइड किया है कि दिक्कत क्या है, कैसे होगा और क्या चीज़ है। वो उनके
लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर बार क्या होता है, डॉक्टर ही जनरली इतनी बात पेशेंट के साथ कन्विंस करता नहीं है। टीम से बात करता है, ऑपरेट करता है एंड देन चले जाते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं, ये शायद लोगों से आपको अलग बनाती है। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो अलग-अलग स्टेट से कहाँ-कहाँ से अपने पास अभी तक पेशेंट आ चुके हैं सर? काफ़ी आते हैं अपने पास, जैसे एडजॉइनिंग मेरे पास जो जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो रेफर्ड पेशेंट आते हैं, ओके। है ना? कि मेनली जो भी कॉम्प्लिकेटेड रूटीन केसेस कम आते हैं। जी। कॉम्प्लिकेटेड केसेस आने की वजह है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस यूजुअली आपको बड़े हॉस्पिटल पे डील करते हुए मिलेंगे, और जब भी बड़े हॉस्पिटल पे आप जाते हो तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे आपने जिस केस के बारे में पूछा आगरा में, जी। तो उसकी पहले हिस्टेरेक्टोमी हुई थी, फिर यूरेट्रिक इंजरी हुई, फिर वीवीएफ हुआ, मतलब उसको 4 टाइम्स उसका पेट खुल चुका था। जी। तो जब मैंने उस पेशेंट को कहा कि मैं जहाँ से ऑपरेट करूँगा वहाँ पेट पे टाँका भी नहीं लगेगा। क्या बात पेशेंट खुद 4 ट्यूब्स के साथ आया था। है। 9 महीने से कंटिन्यूअसली डायपर में यूरिन लीक कर रहा। तो उसके सामने बिल्कुल ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ी बना रहे हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली बेचारा 4 बार से परेशान है। फाइनेंशियली, हाँ, मेंटली, वो आप पे हर ट्रस्ट ही नहीं करता जगह। जी। बिल्कुल से। तो जब जब ऐसे जो पॉडकास्ट की वजह से या ऐसे मार्केटिंग की वजह से या ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम का बस यही एक फ़ायदा रहता है जी। कि जो नीडी लोग होते हैं, उन लोगों का एक आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है सही कि बात। जो डॉक्टर ने बहुत कुछ ऑपरेट किया है, ये जो बोल रहे हैं ये डेफ़िनेटली कर दिखाएँगे, सही बात। और जिन फाइनेंसेस के ऊपर ये बता रहे हैं ये बहुत कम फाइनेंशियल लेंगे। मैं उसी पेशेंट की बता रहा हूँ, वो लगभग 1,10,000 की कॉस्ट में बात हुई थी पेशेंट से। जी। ये था कि मेरे को 2.5 लाख 3 लाख बताएँ। मैं चाह रहा था कि उस पेशेंट की मैं 10,000 भी डिस्काउंट करूँ ताकि उसकी एम्बुलेंस का खर्चा बच जाए। क्या बात है। जब मैं सुबह आया तो वो 6 बजे पूरे 1,10,000 दे के गया। मतलब उसने मुझे ये भी फ़ोन नहीं किया कि डिस्काउंट। मैंने कहा छुट्टी पे शायद वो मेरे से मिलेगा जी। और मैं उसके 10,000 डिस्काउंट करूँगा। तो हैप्पीनेस जो होती है ना वो 10,000 में नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता पेशेंट को। कि सर जब टेस्टिमोनियल वीडियोज़ में आते हैं ना, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के आते हैं, बट जब आपने किसी की लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड की है ना, तो उनकी आँखों से वो शब्द बयाँ हो जाते हैं। तो वो फेक कभी चीज़ें इतनी बाहर आ ही नहीं आती। पाती। अभी तक सर 15,000 से ज़्यादा सर्जरी का नंबर, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस जिसने आपको झंझोर के रख दिया हो? हाँ, डेफ़िनेटली सर, एक केस है, उसकी छोटी-सी वीडियो इंस्टा के ऊपर है या यूट्यूब के ऊपर है, जी। और वो बहुत ही मैं शेयर करना चाहूँगा। एक फीमेल थी, मैं नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं करना जी। चाहता। शी इज़ 30 इयर्स ऑलमोस्ट। जी। उन्होंने कहा कि मेरी शादी को 6-7 साल हो गए, मुझे कोई बच्चे-वच्चे नहीं हो रहा। ओके। तो बहुत बार इवैल्यूएट हुई वो, मतलब सीटी, यूएसजी, सोनो, कई इन्वेस्टिगेशन। वो 2017 या 18 की बात है जब मैं बिल्कुल नया-नया आया ही था। या लेकिन मेरे को कॉम्प्रिहेंसिव यूरोलॉजी शुरू से ही आती थी जहाँ से मैं पास आउट हूँ। यूरो, गायनेकोलॉजी, लेप्रोस्कोपी सब कुछ। उस केस में क्या था कि उस पेशेंट की राइट साइड की किडनी खराब थी, ओके। क्योंकि राइट साइड की किडनी का जो यूरेटर था वो उसके यूट्रस में ओपन होता था। ओके। मतलब यूरिन ब्लैडर में ओपन होने की बजाय यूट्रस में ओपन होता था। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो तो। जो यूरिन बनता रहता था धीमे-धीमे से, उ उसको वेजाइना भी नहीं थी। ओके। तो पीरियड्स भी नहीं आते थे। अब यूट्रस तो फंक्शनिंग करेगा, वो तो हर मंथ पीरियड्स का जो ब्लड है वो बनाएगा। जी। अब 13, 14, 15 साल तक तो उसको दिक्कत आई नहीं। जी। 15 साल बाद में जब उसको पीरियड्स आने शुरू हुए तो जो यूट्रस के अंदर खूब सारा ब्लड इकट्ठा हो गया, हुँ, हुँ। रप्चर होके वो यूरिनरी ब्लैडर के साथ कम्युनिकेट हो गया। ओके। और हर महीने में 4 से 5 दिन जो ब्लीडिंग है उसको यूरिन से आती थी, क्योंकि नीचे वेजाइना एब्सेंट थी। ऐसी कंडीशंस में वो बहुत, चाइल्डहुड में उसकी मैरिज हो गई, जी। जो भी 15-16 के आसपास, हुँ। उसे इतना आइडिया भी नहीं था। जी। तो फिजिकल रिलेशन के दौरान मालूम पड़ा कि वेजाइना भी एब्सेंट है। तो उसकी कई कंडीशंस हो गई। धीमे-धीमे वो इतने दर्द से कराती थी कि कह रहे कि मैं रोज़ पेन किलर खा रही हूँ पिछले 4-5 सालों से, और बहुत ही, मतलब मेरी ज़िंदगी हेल हो रखी है। जी। क्रेटिनिन उस टाइम 2.5 के आसपास था। तो उसमें था क्या कि मेरे पास भी उतना उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं था। जी। तो मैंने कहा कि आप है ना एम्स दिल्ली चले जाओ, आप है ना वहाँ चेन्नई चले जाओ। वो बेचारी हर जगह गई। जी। तो दिक्कत क्या आती थी कि जब यूरोलॉजिस्ट के पास जाती थी, तो वो बोलते थे कि हम लेप्रोस्कोपी से किडनी निकाल देंगे और ये जो रिपेयर कर देंगे, पर हम वेजाइना नहीं बना पाएँगे। ओके, क्योंकि वो एक अलग फ़ील्ड है। जी। कोई जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते थे तो बोलते हैं हम ये आधा काम कर देंगे, ये नहीं कर पाएँगे। ओके। 3, 4, 5 बार घूमने के बाद मेरे पास आई तो मैंने कहा देखो मैम, मैंने ये सर्जरी कभी नहीं करी। ओके। इट विल टेक ऑलमोस्ट 8 टू 10 आवर्स, और मेरे पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ओके। मैं अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करके आपको एश्योर कर सकता हूँ कि मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँगा।
लेकिन कॉम्प्लिकेशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस पेशेंट का ये जवाब था कि डॉक्टर साहब अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं हर जगह जाके आ चुकी हूँ। जी, कम से कम आप ये तो हो जो ये कह रहे हो कि ये पूरी सर्जरी आप एक साथ कर दोगे। हमने लगभग 8 से 10 घंटे की सर्जरी वो करी और आज उस पेशेंट को नॉर्मल फिजिकल रिलेशंस है, उसने एक बच्चा अडॉप्ट कर रखा है, क्या बात उसको कोई पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ी और जहाँ उसकी डिस्प्यूटेड मैरिज थी, जी, आज वो बिल्कुल हैप्पी-हैप्पी अपने हस्बैंड के साथ दिखाने आ रही। क्या बात है! उसने खुद मेरे को कहा कि हो सकता है कि कुछ फीमेल्स अपनी लाइफ डिस्क्लोज़ नहीं करें, जी, लेकिन डॉक्टर साहब मैं जिस दर्द से गुज़री हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी बहनें और भी इस दर्द से गुज़रें। तो उसने खुद रिव्यू बना के मुझे कहा कि इसको यूट्यूब पे पोस्ट करना। क्या बात है सर! शायद ये स्टोरी आके गूज़बम्प आ रहे हैं क्योंकि लाइफ़ में इतना बुरा फेस और मतलब अगर इतने बड़े-बड़े सेंटर्स और इतने बड़े हॉस्पिटल ने नकार दिया, उसके बाद अगर यहाँ ट्रीटमेंट होके उसकी लाइफ़ पूरी चेंज हुई, तो डेफ़िनिटली सर मोटिवेशन है आपके लिए, आपकी टीम के लिए और बिल्कुल। हज़ारों लोगों के लिए। जब बात की जाए किडनी स्टोन की, जहाँ आप स्पेशली डील कर रहे हैं, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा केस आते हैं। जनरली इसका स्पेसिफिक रीज़न देखिए स्टोन का मेनली जो मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड फैक्टर रहता है वो होता है डिहाइड्रेशन। ओके, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कुछ हेरिडेटरी फैक्टर्स होते हैं, कुछ और भी रीजंस रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन रीज़न है और ये जो नॉर्थ इंडिया के अंदर राजस्थान मान लीजिए, हरियाणा है या जो भी यूपी है, ये जो थोड़ा डिहाइड्रेटेड बेल्ट है, ओके, तो इसलिए यहाँ स्टोन की इंसिडेंस रिलेटिवली आपको हायर ही मिलेगी। आप अगर साउथ में जाते हो तो इतना स्टोन नहीं मिलता। तो हर बेल्ट के लिए जब भी हमको डिजीज़ पड़ते हैं, तो उसमें हमेशा एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड ज़रूर होता है, जी, कि हर डिजीज़ का एक ज्योग्राफी होती है कि उन पर्टिकुलर एरियाज़ में वो बीमारी आपको रिलेटिवली ज़्यादा मिलेगी। ओके। तो यही रीज़न है एक मेन। हमने सुना है कि संदीप सर के पास सारे क्रिटिकल केस आते हैं। तो ऐसा क्या पेशेंट गलती करते हैं कि चीज़ें खराब होने के बाद में एक सीनियर डॉक्टर के पास या एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं? क्या गलतियाँ हैं पेशेंट को जो नहीं करनी चाहिए? देखिए सर, जयपुर है वो बहुत बड़ा ड्रेनेज है ना? मतलब मुझे एग्ज़ैक्टली आबादी नहीं पता पर मेरे ख़्याल से 8-10 करोड़ के आस-पास राजस्थान की आबादी होगी। जी, तो हर पेशेंट क्या है कि आप अगर अपने पे भी देखोगे तो ईज़ी एक्सेसिबल मेडिकल सर्विसेज़ इज़ द फर्स्ट प्रेफर्ड सर्विसेज़ होती है। ट्रू। अगर आपको भी दिक्कत हुई तो आप कोशिश करोगे व्हाट्सएप पे ही ट्रीटमेंट मिल जाए तो ज़्यादा ठीक जी, है ना? ऐसा ही कुछ हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो हर इंसान प्रेफ़र करता है कि मेरे ही इलाके में हो जाए। देखिए मेडिकल फैसिलिटी कभी भी इस हिसाब से नहीं चलती ओके, कि आप चाहो कि मेरा थोड़ा-सा काम तो यहाँ हो जाए और बाकी कभी होगा तो देखेंगे अलग जाएगा। जी, तो पेरिफेरी के अंदर जितने भी ज़्यादा जो केसेज़ होते हैं वो जैसे आज आपने पेपर में पढ़ा ही है कि कोटा में एक इंसिडेंट हुआ है ना? कि ओटी टेबल के ऊपर काई जमी हुई है। तो कई बार ऐसा रहता है कि हम कम रिसोर्सेज़ में जो काम कराते हैं, तो वहाँ ना सब ऑप्टिमल सर्विसेज़ होती है। सब ऑप्टिमल सर्विसेज़ अगर आपने ऑपरेशन थिएटर में करी या कहीं पे ऐसी हिडन जगह पे ही कर सकते हो, जी, जहाँ पर पेशेंट की विज़िबिलिटी से बाहर है और वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, कि आपने ओटी को कितनी बार फ्यूमिगेट किया, आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लिए, आपके ओटी का हेपा फ़िल्टर काम कर रहा, नहीं कर रहा, आप स्टेरिलाइज़्ड ड्रेस काम में ले रहे, नहीं ले रहे, आप ग्लव्स रीयूज़ कर रहे, नहीं कर रहे हो। तो मेरी जैसे अगर किसी भी पेशेंट की 40,000 कॉस्ट है, तो 30,000 तो वो हिडन होती है। जी, कि पेशेंट को तो दिखता भी नहीं कि मैंने कितनी मेहनत करी है। तो कई बार आप कम कॉस्ट में या लो एरियाज़ में या सब ऑप्टिमल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हो, तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हमेशा हायर रहेंगे। ओके, तो हमेशा कोशिश करो कि ठीक है मेडिकल मैनेजमेंट में एक अलग चीज़ होगी, लेकिन सर्जिकल इंटरवेंशन की जब भी ज़रूरत पड़े, हुँ। तो हमेशा बेस्ट अफोर्डेबल सेंटर ज़रूर चूज़ करना चाहिए। ये मेरी सबसे एक विनती है। क्या बात है! सेक्सुअल हेल्थ की अगर बात करें तो इंडिया में आज भी टैबू माना जाता है। जैसे अभी आपने प्रीवियस एक स्टोरी सुनाई जो फेक फीमेल की थी। तो क्या लोगों को आज भी इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए? क्योंकि आज भी लोग घबराते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करते। इवन कई आईवीएफ डॉक्टर से हमने बात की तो जो मेल इन्फर्टिलिटी है, वो मेल एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे को कोई इश्यू है, वो फीमेल पे डालते हैं, बार-बार उन्हीं के टेस्ट करवाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस चीज़ के बारे में? देखिए बढ़ ज़रूर रही है मेल इनफर्टिलिटी, उसमें टैबू भी एक रीज़न है। जी, वैसे रीज़न्स की बात करी जाए तो डिलेड मैरिज एक रीज़न है, बहुत ज़्यादा इंफ्रा रेडिएशन एक्सपोज़र हो गया है, नेट का है, मोबाइल का है, टीवी है, तो रेडिएशन एक्सपोज़र भी इनफर्टिलिटी का मेजर रीज़न है। स्मोकिंग काफ़ी रैम्पेंट है, जी, अल्कोहलिज़्म है, ड्रग अब्यूज़ है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। ओबेसिटी बहुत कॉमन रीज़न है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल्स, अनहेल्दी जंक फूड, तो ये भी एक रीज़न है, साथ में एक टैबू भी है, ओके, कि रीज़न्स तो वो हैं, लेकिन हम ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, उसमें कहीं न कहीं टैबू एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। जी, तो डेफ़िनेटली देखिए इसको सोसाइटी उस लेवल में पर्सीव नहीं करती।
कि आप शुरू-शुरू में आप देखिए कि जहाँ तक मुझे याद है कि 8 से 10 साल पहले फ़ीटल सेक्स डिटरमिनेशन जब शुरू हुआ था, ओके। उस टाइम लड़की होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। जी। क्यों? क्योंकि जैसे ही लड़की जो पैदा हुई तो हॉस्पिटल का जो नर्स जो बच्ची दिखाने आता था ना, उसका चेहरा ही वहीं से लटका हुआ आता था। तो क्या होता है कि हम सोसाइटी में किस हिसाब से चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं, हुँ। वो भी एक इम्पोर्टेंट है। हो ऐसा नहीं होता था कि साल, 2 साल, 3 साल बाद में उस परिवार को वो लड़की अच्छी नहीं लगती थी। जी। लेकिन धीमे-धीमे से हमारे लड़की हुई है, ये एक्सेप्ट करते हुए सोसाइटी में ये टैबू था। ओके। तो सोसाइटी बदलने में वक़्त लगता है। सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। फिर धीमे-धीमे से क्या हुआ मुझे आज भी याद है 2002 में जब मैं एमबीबीएस करता था, बहुत पुरानी बात है, 24 साल पुरानी बात है। मेरी मेस में लड़का जो खाना पकड़ाता था, उसने गुलाब जामुन बाँटे। कहा कि आज मेरी बेटी हुई है। क्या बात है! 2002 की बात है। तो जब आप एक्सेप्ट करोगे कि मेरी बेटी हुई है और ये मेरे लिए फ़क्र की बात है, जी। तो सोसाइटी तब बदलनी शुरू होती है। क्या तो जो भी आपको डिज़ीज़ है, आपको आगे आना चाहिए, आपको बताना चाहिए और आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डॉक्टर खुद इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं सही कि है, हम लोग जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, किसी की डिस्कस नहीं करते। सही है। लेकिन डेफ़िनेटली आप ये चीज़ों को मान के चलिए कि आप अगर चीज़ों को जितना दबाओगे, जितना छुपाओगे, तो डिज़ीज़ अल्टीमेटली वो फ्लेयर होके आपको एक भयंकर रूप में बाद में आएगी, तो बेटर है कि उसको टाइमली हम लोग डिटेक्ट कर लेना चाहिए। सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपकी ज़िंदगी में वो महिला कौन है? डेफ़िनेटली मेरी वाइफ़ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जी, बताना चाहेंगे उनके बारे में या कैसे उन्होंने सपोर्ट किया आपको? उन्होंने हर कदम पे मतलब कदम छोड़िए, हर साँस पे उनका सपोर्ट है क्या बात है! और मुझे बहुत मैं आपको छोटा-सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि मैं 2011 में जब एमएस करके और एमसीएच की तैयारी करता था, जी। मेरी वाइफ़ पीजीआई चंडीगढ़ में एमडी एनेस्थीसिया करते थे। जी। मेरे को थोड़ा-सा माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया था, ओके। तो मैं पीजीआई चंडीगढ़ में तैयारी करता था, वाइफ़ दिन भर तैयारी करके मतलब हार्ड ड्यूटी करके आती थी जी। और माइग्रेन कहीं न कहीं स्ट्रेस इंड्यूस्ड रहता है ना? कि हर डॉक्टर कहता था कि ये एक फ़ेज़ है जो चला जाएगा। जी। तो रात को 1 डेढ़ बजे मेरे को इतना सीवियर हेडेक होने लग जाता था कि मैं वाइफ़ को जगाता था और मैं बोलता था 10 मिनट मेरा सर दबा दो ताकि मुझे नींद आ जाए। क्या बात है! इस फ़ेज़ में भी हम लोगों का एक सपोर्ट रहा है। अभी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में तो है ही और जितने भी मैं केसेज़ करता हूँ, सच पूछिए मुझे 70% वाइफ़ का सपोर्ट रहता है, 30% मुझे कॉन्फिडेंस होता है। क्या बात है! मुझे ऐसा लगता है कि वो मैनेज कर लेगी कुछ भी होगा या सँभाल वो लेंगे। मुझे गाइड कर देगी या वो मुझे रोक देगी कि यहाँ रुक जाओ। सही है। तो मेरी वाइफ़ का और अगर मेल सपोर्ट की बात करें तो मेरा एक असिस्टेंट है कैलाश, जो मेरे बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह है। जी। पिछले 8 सालों से वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है क्या बात! और ये मान लो मेरी परछाई है वो, जी। है ना? डेफ़िनिटली सर, जब आप एक बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं तो आपकी जो बैकबोन होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो कोर टीम होती है। कहीं न कहीं कहते हैं ना कि आपकी ऑर्गनाइज़ेशन में हज़ारों लोग काम करते होंगे, सैकड़ों करते होंगे, लेकिन जो कंपनी सँभालता है या ऑर्गनाइज़ेशन सँभालता है वो मेन 5 से 10 लोग ही होते हैं। तो कहीं न कहीं वो है। जब ऑर्गनाइज़ेशन की बात की जाए तो मानो हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हो चुका है, हज़ारों पेशेंट के लिए मदद कर रहा है, बट एक पूरा सिस्टमैटिक ऑर्गनाइज़ेशन है। तो एज़ अ डॉक्टर आपके लिए ये चैलेंज है क्योंकि आप एज़ अ बिज़नेसमैन नहीं हैं या फिर आपने इन चीज़ों में एमबीए नहीं किया है। तो कैसे इन चीज़ों को आपने मैनेज किया और आज एक प्रॉपर ढंग से ये सेंटर चल रहा है? देखिए हो सकता है कि कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स आती हों, जी। मैं पेशेंट्स के लिए भी मतलब थोड़ा सॉरी बोलना चाहूँगा कि बहुत बार मैं पेशेंट को ही बोलता हूँ। जी। कि हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हों। जैसे मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में काम करता था गुड़गाँव, जी। तो वहाँ जो भी मंथली मीटिंग होती थी, तो वहाँ हम लोगों को कुछ-कुछ सिखाया जाता था। 70% लोगों की कंप्लेंट होती थी कि बेडशीट्स के ऊपर बाल लगे हुए हैं, खाना प्रॉपर नहीं आ रहा, ओके। ये प्रॉपर नहीं हो रहा, वो प्रॉपर नहीं हो रहा और उसमें कॉर्पोरेट काफ़ी मेहनत भी करता था। जी। मैं यहाँ खुद ही बोल देता हूँ कि देखो सर मेरे पास लिमिटेड टाइम है। मैं मेहनत करूँ कि मैं कम कॉस्ट के ऊपर जी। और बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करूँ क्योंकि किसी भी सर्जिकल पेशेंट में ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब पेशेंट आता है जी। तो 90% काम उसका हो चुका होता है। सिर्फ 10% काम बचता है कि आपने पेन किलर और एंटीबायोटिक और ये सब दिया। आपका पूरा का पूरा फ़ोकस उसकी बेस्ट सर्जिकल सर्विसेज़ में होना चाहिए। आप अगर चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ करोगे, आप चीज़ों को डाइवर्ट करोगे कि मैं उस पेशेंट को पानी पकड़ाऊँ, उस पेशेंट को खाना पकड़ाऊँ, उसकी बेडशीट का ध्यान रखूँ, जी। तो मेरा स्टाफ है ना डाइवर्ट होगा, है ना? और आप ये चाह रहे हो कि भई इतनी छोटी-सी प्रॉब्लम हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें हमारी सर्जरी का रिज़ल्ट बेस्ट चाहिए, जी। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। हो सकता है कि इन चीज़ों में मैं थोड़ा-सा बैकिंग हो, लेकिन मैं अभी भी मैं डॉक्टर ही हूँ। जी। मैं चाहता भी नहीं कि मैं उनको वो सब सर्विसेज़ प्रोवाइड करूँ या मैं उसमें एक्सीलेंस हासिल करूँ
कि मैं आपको बेस्ट जो एक हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जी। हो सकता है उस समय मेरे को थोड़ी-सी दिक्कतें आ रही हों। कहा जाता है कि जब आप एक हॉस्पिटल रन करते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत सारी चैलेंजेज़ आते हैं, तो कहीं उसमें आप नवाचार करते हैं। तो मानव हॉस्पिटल ने ऐसे कौन से नवाचार किए जो लोगों के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल है? देखिए, न्यू इनोवेशंस हमने मेनली यही देखा कि जयपुर में एक तो मैंने देखा कि छोटे-छोटे सेंटर्स के ऊपर काफ़ी घूमना पड़ता है पेशेंट को, जी। कि जैसे कोई पेशेंट आया, तो ये इन्वेस्टिगेशन वहाँ होगी, ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ होगी, ये वहाँ होगा, ये वहाँ होगा, या हम बच्चे देखेंगे, एडल्ट वहाँ चले जाओ। तो मेनली हमने एक सोसाइटी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है कि यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कि बिलो अम्बिलिकस जैसे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, कैंसर, स्टोन, बच्चे, एनोमलीज़, सबका एक ही सेटअप हम लोग बना के दें, ओके। है ना? तो एक ही रूफ़ के नीचे एक सारी ही प्रॉब्लम। रूफ़ के नीचे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और वो भी एक्सेप्टेबल रेट में। कि ज़्यादातर क्या देखा गया है कि जब भी हम किसी चीज़ों को कॉस्ट बेनिफिट करते हैं, तो वो कहीं न कहीं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके करते या हैं। फिर पेशेंट के लिए फिर वो हाँ। पॉकेट पे अलाउ नहीं तो करती वो बहुत सारी बार चीज़ें। पेशेंट हमें बोलेगा कि फलाने हॉस्पिटल में हमें इतनी ही कॉस्ट बताइए, तो मैं पेशेंट को वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना 20 बेड या 30 बेड के हिसाब की फैसिलिटी नहीं बता रहा, मैं फैसिलिटी बता रहा हूँ जो 200 बेड के अंदर प्रोवाइड करा। तो मैंने जो कॉस्ट कटिंग करी है वो इन चीज़ों में करी है कि हो सकता है कि मैं आपको 6 बार खाना नहीं दे पा रहा हूँ, जी, हो सकता है कि मैं आपको 8 बार आपके पास आ नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं आपके रूम में फ्रेग्रेंस नहीं स्प्रेड कर रहा हूँ, जी, हो सकता है कि मैं आपको स्पंजिंग नहीं दे पा रहा हूँ। जी। लेकिन इन चीज़ों की वजह से आपकी कॉस्ट को मैं 3 गुना बढ़ाऊँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा मतलब फ़ीज़िबल नहीं है। मेन जो पेशेंट की इश्यू होती है वो कम्फर्ट के लिए नहीं आता हाँ, था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था और अगर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि महत्व इतना करती है। क्योंकि आफ्टर सर्जरी आई थिंक 2 से 3 दिन में वो डिस्चार्ज होता हो जाता होगा। विदिन 1 दिन लगभग। क्या बात है! तो शायद मुझे नहीं हाँ, लगता ये कम्फर्ट और सारी चीज़ें उसको, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल भले ही कितना 5 स्टार भी हो पर उसके लिए उसका कम्फर्ट उसका घर होगा, उसका कमरा होगा और उसी का डेफ़िनेटली। वही बेड होगा, सारी चीज़ें। सर यहाँ तक अपनी जर्नी पहुँची है, कैसे देखते हैं सारी चीज़ें? क्योंकि जब आप एमबीबीएस कर रहे थे, कॉलेज के वो दिन, पेरेंट्स, प्रॉब्लम, फिर जॉब भी की, फिर आपको लगता नहीं कि शायद मैं वो डिसीज़न नहीं लेता तो शायद वो नहीं होता और वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता? तो कभी ऐसे खाली समय में ये सारी जर्नी सोचते हैं तो कैसा फ़ील होता है? सोचते हैं सर, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है मेरी लाइफ़ में कि जैसे आप भी कभी ऑटोबायोग्राफ़ी वग़ैरह पढ़ेंगे, तो लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा डिसीज़न सही लो, है ना? ज़रूरी ये है कि जो डिसीज़न आप लो, उसको सही करने के लिए दिलो-जान से लग जाओ। क्या बात है सर! तो हो सकता है कि मेरा डिसीज़न गलत होगा हॉस्पिटल बनाने का, जी। लेकिन अब जब मैंने बना लिया, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं दिन-रात लगा रहा हूँ। बहुत बार 3-3 दिन तक मैं बच्चों को देख नहीं पाता कि सुबह जब मैं आता हूँ, तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं और जब मैं जाता हूँ, तब सो जाते हैं। बट शायद ये आपका कॉम्प्रोमाइज़ या ये आपका जो है डिसीज़न, उन हज़ारों बच्चों की स्माइल पे रहा था जो प्रॉब्लम देख पा रहे हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा पा रहे हैं। वो सारा टाइम अगर आप उनको देते हो तो उनकी लाइफ़ में बहुत वैल्यू ऐड होती है और शायद वही वेल विशेज़ आपको यहाँ तक आज लेके आई है। नेक्स्ट 5 साल में मानो हॉस्पिटल कहाँ देखना चाहते हैं आप? देखिए सर, मैं नंबर गेम पे तो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, बस मेरा यही रहता है कि मैं एक ऐसा सेटअप बनाऊँ जी, कि लोगों के एक दिल में हो कि जब भी जैसे आज डॉक्टर एक जो ऑपरेट हुए उन्होंने कहा जैसे ही मुझे डिज़ीज़ डायग्नोज़ हुई, जी, मुझे आपके आँखों में ख़्याल है। क्या बात है! तो जो हेल्पलेस लोग हैं, जिनको डिज़ीज़ डायग्नोज़ हुई, तो वो डर की बजाय एक मेरे हॉस्पिटल को एश्योरेंस की तरह देखें कि मानव हॉस्पिटल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बस मैं इस लेवल पे पहुँचना चाह रहा हूँ। डेफ़िनेटली सर, हमें आशा है कि आप इसी तरह काम करें और ये जो सारी ख़्वाहिशें हैं आप, क्योंकि सर ये ख़्वाहिशें आपकी नहीं, आप लोगों की लाइफ़ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो ज़रूर ये पूरी होगी। पिछले 2-3 महीने से आप बावरा डिजिटल के साथ एसोसिएट हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या बताना सर चाहेंगे? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरा कभी मेजर मकसद ये नहीं रहा कि मैं बहुत अच्छी मार्केटिंग करूँ, जी, है ना? मेरा कभी ये नहीं था कि मैं चीज़ों को सेल आउट करूँ। मेरा हमेशा जो भी पॉडकास्ट हो या जो टेस्टिमोनियल हो, यही रहता है कि लोगों तक एक मैसेज जाए कि हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, क्योंकि मेरे ना डेली ओपीडी में जब आते हैं, जैसे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं कि पेशेंट ने कहा कि मैं 20 साल से परेशान थी डॉक्टर साहब, मैं 18 साल से परेशान थी, मैं इतने सालों मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और शेयर करना चाहूँगा, जी, क्योंकि आपने मुझसे सिर्फ़ एक वो पूछा था जी, केस, जी, मैं दूसरा केस भी शेयर करना चाहूँगा। नारनौल की कोई पेशेंट थी, शी इज़ 53 इयर्स ओल्ड, ओके, अपने फादर के साथ आई 2018 में। तो उन्होंने आके मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये मेरे प्रॉब्लम है। तो मतलब केस तो मैं नहीं बता पाऊँगा जी, डिटेल में, लेकिन उस केस में क्या हुआ था कि जब वो 18 साल की थी, अनमैरिड लड़की थी, तो यूट्रस की एक छोटी-सी सर्जरी हुई थी।
उसमें एक कॉम्प्लिकेशन हो गई। ओके, उस कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो गई। दूसरी कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए तीसरी कॉम्प्लिकेशन हो गई। 3 कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में उसकी सिचुएशन क्या थी कि वो एक कपड़ा रखती थी नीचे, जी, क्योंकि यूरिन उसको कंटिन्यूअसली लीक करता था। जी, अब ऐसे कंटिन्यूअसली लीक करने में कोई भी मतलब मैरिड लाइफ तो है ही नहीं, जी, तो शादी उसकी हुई नहीं। फिर उसने मैंने कहा कि आप पिछले लगभग मेरे पास 53 पे है, तो 40 साल तक वो पेशेंट परेशान होते रहे। तो मैंने कहा 40 साल तक आपने कभी कुछ कराया नहीं? तो उसने अपना दर्द ज़ाहिर किया और मैं शॉक हो गया कि डॉक्टर साहब हर 2-3 साल हम घी बेचते हैं, 30 से 40 हज़ार रुपए हम इकट्ठे करते हैं और हम जाके जब जाँच करा के आते हैं तो हमारे 30 से 40 हज़ार रुपए पूरे खर्च हो जाते हैं। इलाज का हमारे पास पैसा नहीं बचता, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था। तो देखिए मेडिकल फ्रेटर्निटी की भी प्रॉब्लम है कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन जी, एमआरआई, सीटी सब कुछ करवा के ही डॉक्टर प्रोसीड करेगा। सही बात है। बोले हमारे पास इतने ही पैसे होते थे। तो मैं तब से ही बिल्कुल ह्यूमैनिटी के टच में रहा। उस टाइम गवर्नमेंट की स्कीम थी, लेकिन वो हरियाणा की पेशेंट थी तो जी, उसमें कोई स्कीम भी नहीं लगी। तो मेरे को हमेशा नए और मतलब इनोवेटिव काम करने की हमेशा आदत रही है जी, कि मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी वाइफ एनेस्थेटिक है, मैं खुद सर्जन हूँ, है ना? हम हमारा कुछ भी पैसा नहीं लगेंगे, जिस हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं वहाँ दवाई का पैसा दे देना। जी, उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। हमने लगभग 6 से 7 घंटे उस पेशेंट को ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद में वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई, 53 के ऊपर। वो मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको। तो फिर मैंने कहा कि कुछ नहीं देना, आप ना आधा किलो घी लेके आना क्या जिसने आपकी ज़िंदगी बनाई है ना? वो घी मेरे को कम से कम 1 महीने तक आपका याद रहेगा क्या बात कि मैं आपसे कुछ का अलग नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो वो इस टाइप के केसेज़ मैं चाह रहा हूँ कि सब लोगों के पास पहुँचे जी, और जैसे उस बच्ची का या जो फीमेल की जो ज़िंदगी खराब हुई है जी, कि आज वो एक 70 साल के बूढ़े फादर के साथ रह रही है। इंडिया में इतना सोशल डिलेमाज़ हैं कि एक अकेली फीमेल कैसे रहेगी, जी, कैसे खाएगी, कोई जॉब नहीं करती वो, है ना? कोई खेती नहीं कर पा रही। तो हो सकता है कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हों, जो फाइनेंसेस की वजह से बहुत दिक्कत में हो। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँ, मेरे साथ बहुत सी ऑर्गेनाइज़ेशंस जुड़ी हुई हैं जी, और बहुत से दानदाता भी जुड़े हुए हैं, ओके, जो अपने बच्चे के बर्थडे पे मेरे को एनवेलप देके जाते हैं कि कोई भी गरीब हो आप इससे हेल्प कर देना। बहुत से लोग अपनी मम्मी के जन्मदिन के ऊपर ऐसे कुछ एनवेलप्स मेरे पास पड़े रहते हैं। क्या बात है सर। तो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि सर आप अगर दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार पेशेंट डिस्काउंट करके कहता है कि ये उनके लिए है। जी, तो मेरे ड्रॉवर में हमेशा ऐसे कुछ अमाउंट रहती है। तो मैं इन मैसेजेस के थ्रू देता रहता हूँ कि अगर आप फाइनेंसेस भी गार्डेड हो, जी, तो लोगों की ऐसी इंटेंशन रहती है। मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि जब इस टाइप का कोई पेशेंट, जैसे ये जो आगरा का पेशेंट है, ये भी फाइनेंस था। ओके, कि कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, कोई विद्याधर नगर के, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये 4 बार ऑपरेट हो गई है और ये मेरी कोई दूर की रिश्तेदार है। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि आप इस टाइप के केस करते हो, मैं सारा केस पे करूँगा। ओके। तो इस टाइप के लोग मिलते हैं। बस इंटेंशन ये है कि उन लोगों को सही जगह पे पहुँचे। शायद यही सारी चीज़ें अपन सोशल मीडिया के थ्रू पहुँच सकते हैं लोगों तक क्योंकि क्या होता है सर बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं पर वो दिखेगा कैसे? ठीक है। पता कैसे चलेगा? कई सारे ऐसे केस स्टडीज़ भी होंगे जो सिर्फ़ सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास आए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो लाइफ़ में बहुत, इम्पैक्ट बहुत आता है। पेशेंट आए हैं। ये पिछले 2-3 साल में मैंने देखा है कि जब से डिजिटल मीडिया पे लोग बाग आके बोलेंगे हमने फेसबुक पे, लेकिन हो क्या रहा है कि लोग बाग झूठी चीज़ें भी बहुत प्रोपेगेंडा के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डेफ़िनिटली सर। तो हमारा मेजर मकसद ये रहता है कि सही चीज़ें कन्वे हो और लोगों को मालूम पड़े कि हम क्या कर रहे हैं। और बहुत से पेशेंट मिलेंगे आपको, छोटे-छोटे बच्चे, बहुत वेल एजुकेटेड लोग, जी, जो 15 साल से परेशान हैं सिर्फ़ क्योंकि उनको एक डेस्टिनेशन नहीं पता कि जाएँ तो जाएँ कहाँ? सही बात है सर। तो वो प्रॉब्लम कहीं हद तक बावरा डिजिटल्स उस चीज़ को सेटल डाउन करने में मेरी हेल्प कर रहा है थैंक यू और सो उसके मच। लिए मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर और ये पॉडकास्ट डेफ़िनिटली उन हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक एक मैसेज देगा। अगर आप एज़ अ डॉक्टर हैं तो कैसे आप खुद का सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, आपका मोटो क्या होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर या हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो आपका गिव बैक क्या होगा सोसाइटी को, ऐसे लोगों को मदद करना। तीसरा ये हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक सक्सेसफुल बिज़नेस कर सकते हैं। मतलब ये पॉडकास्ट एक पूरी जर्नी हो गई, किताब हो गई। इस किताब में बहुत सारे लेसन सीखने को मिलेंगे और हमारा तो मेन मोटो था कि सर ये वाली जर्नी जानना लेकिन इससे ये मैं मुझे ये लगा कि ये सारा तो अपन रील्स फॉर्म में बना सकते हैं पर ये जो रॉ कंटेंट है ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए और डेफिनिटली ऐसे ही आप इम्पैक्ट डालिए लोगों की ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक सर।